हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो सबसे पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, तो इनकी डिफिनीशन लिखते हैं। तो ए सीक्वेंस एस एन इज सेट टू converges to a real number L। ठीक है, जो L है वो एक लिमिट पॉइंट है, इसकी एक लिमिट पॉइंट है सेट का। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में। और टू हैव द रियल नंबर L एज इट्स लिमिट। ठीक है, इफ फॉर एक्साइलेन या ईच एक्साइलेन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव integer m depending on एक्साइलेंट। मीन्स की जो है कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कब होगी, जब हर एक्साइलेंस के लिए एक m एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, क्या है कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज तब होगी जब हर एक्साइलेंस वैल्यू के लिए एक इंटीजर जो है m एग्जिस्ट कर जाए। मीन्स की इंटीजर m, पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, such that means कि Sn minus L less than m for all n greater than or equal to m। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसमें जो एक्साइलेंट वैल्यू है, ये जो एक्साइलेंट वैल्यू है वो हर पॉजिटिव नंबर्स के लिए मीन्स की कोई एक ऐसा m मिल जाए जिसके लिए जिसका डिस्टेंस क्या हो, जो ये सीक्वेंस से लेके एल तक की जो डिस्टेंस हो वो क्या हो, पॉजिटिव हो। मीन्स कि ये कंडीशन हर किसी एक एम के लिए एग्जिस्ट हो जाए, इसके कम से कम एग्जिस्टेंस हो जाए, तो वो क्या सीक्वेंस हो जाएगी, वो हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम लोग सिंबॉलिक अगर बोलें कि एस एन टेंस टू एल एज एन टेंस टू इंफिनिटी, या हम बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एस एन इक्वल टू एल। मीन्स कि n टेंस टू इंफिनिटी पे जो सीक्वेंस एस एन की होगी वो अगर l आ गई तो इसका मतलब वो सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट हो जाएगी। ठीक है, इसमें दो पॉइंट्स है। सबसे पहले ठीक है, पहला पॉइंट हमने बताया कि जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मीन्स कि l कोई पॉइंट है, इसे रियल सीक्वेंस है जो कि रियल नंबर है, और एस एन हमारा कोई नंबर है। ठीक है, एल मतलब लिमिट पॉइंट है, उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, हर मतलब किसी भी मतलब किसी एक्साइलेंट, हर एक्साइलेंस के लिए, हर एक्साइलेंट के लिए जो एक ऐसा एम एग्जिस्ट हो जाए जिसके लिए दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो, पॉजिटिव। मीन्स कि हर एक्साइलेंट वैल्यू के लिए, हर एक्साइलेंट वैल्यू के लिए ये वैल्यू आपको मिल जाए, तो वो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। सिंबॉलिकली अगर आप कह सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पे कोई नंबर मिल जाए, फाइनाइट नंबर l मिल जाए, तो वो सीक्वेंस क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाती है। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप देखो, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स समझाना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर आप देखो कोई सीक्वेंस है, ठीक है, कोई सीक्वेंस है, यहाँ पर कोई एल नंबर है, ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर एल प्लस एक्साइलिन और यहाँ पर एल माइनस ई, ये लिमिट पॉइंट है किसी सेट का। तो अगर आप देखोगे कि अगर आप देखोगे सीक्वेंस एस एल मीन्स कि कोई सीक्वेंस इसके बीच में है, ठीक है, सीक्वेंस एस एन लेस देन माइनस एक्साइलिन ये प्रॉपर्टी, या एंड एस एन ग्रेटर देन एल प्लस ई, मीन्स कि इस इसके नेबरहुड में, इधर इधर अगर हम देखें आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड, इसके आउटसाइड में देखेंगे तो हमेशा आप देखोगे कि ज्यादा ज्यादा एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एन, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस जो है मिलेगा, इधर भी आपके फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस मिलेगा, इधर जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस मिलेगा। मीन्स कहने का मतलब है कि लिमिट जहाँ पे ये जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर हम उसके नेबरहुड के अंदर में देखेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे, बट बाहर आउटसाइड में फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस, जैसे 1/2 आप ले लो, सॉरी एस एन 1/n ले लो, तो लिमिट्स कहाँ पर है, लिमिट्स आपकी जीरो पे है, ठीक है, तो नेबरहुड हमारा कहाँ पर है, ये है, ठीक है। इसके अगर हम इसके इधर देखें, ठीक है, अब 1/2 यहाँ पे है, ठीक है, 1/2 1, तो इसके अंदर ही सारी टर्म्स आ रहे होंगे, लेकिन अगर आउटसाइड में देखेंगे तो यहाँ फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट, फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंसेज हैं, टर्म्स मतलब हर मतलब टर्म्स हैं वही एन फाइनाइट नंबर हर टर्म्स है, और इधर भी हमारा क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगा, मीन्स कि नहीं एट मोस्ट ज्यादा ज्यादा फाइनाइट, एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एन, ठीक है, ठीक है, ज्यादा ज्यादा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर अंदर साइड में देखिए तो यहाँ पे आप देखेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंसेज आपको मिलेंगे। तो ये जो है एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डिफिनीशन है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस या लिमिट पॉइंट्स का एक तथ्य बोल सकते हैं, एक आधार है बोलने का, कहने का, ठीक है। को थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, मीन्स कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, वो बाउंडेड होती है, बट बाउंडेड सीक्वेंस कोई जरूरी कन्वर्जेंट नहीं होती। तो यहाँ पे है कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। जैसे आप देख लो, ठीक है, जैसे मैं -1 की पावर n ले लूं, ठीक है, -1 की पावर n ले लूं, तो इसके कितने लिमिट्स पॉइंट हैं, एक ये हो गया ऑड नंबर के लिए, मतलब n ऑड हो जाए, और ये हो गया इवन नंबर के लिए, तो इसके पास दो लिमिट पॉइंट्स हैं, तो ये क्या है, ये ऑक्सिलेट करेगा ना कि कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, बट ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, क्योंकि जब किसी भी सीक्वेंस के एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो जाते हैं तो वो सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट हो या ऑक्सिलेट होने लगती है, ठीक है, मतलब वो क्या होगी, ऑक्सिलेट होने लगेगी, ठीक है। तो इसके पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट, इसका मतलब ये ऑक्सिलेट है, बट ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, क्योंकि इसका रेंज सेट बाउंडेड है, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड है, तो इसका मतलब ये जो होगा ये कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। तो कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो क्या होगा, बाउंडेड होगा, बस बाउंडेड सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि जो कोई एक ऐसा एग्जांपल बताओ या काउंटर एग्जांपल बताओ जो बाउंडेड हो बट कन्वर्जेंट ना हो, तो ये एक एग्जांपल आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, हो सकता है प्रूफ आ जाए, ठीक है। सिलेबस में आपके पता नहीं, सिलेबस में कन्वर्जेंस सीक्वेंस दिया नहीं है, लेकिन अगर आप सीक्वेंस पढ़ रहे हैं तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस के बारे में जरूर पढ़ना होता है,
ठीक है, डिफिनीशन ऑफ सीक्वेंस में ये बेसिक बेसिक चीजें आ सकती हैं, तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लेट ए सीक्वेंस सीक्वेंस एस एन converge to the limit L to the limit L। ठीक है, तो अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गई तो ये क्या होगा, ये कन्वर्जेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यानी लेट एक्साइलेन ग्रेटर देन 0 बी ए गिवन नंबर so that there exists a positive integers m such that Sn minus L less than epsilon for all n greater than m। ठीक है, अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो ये प्रॉपर्टी तो जरूर सेटिस्फाई करेगी, मींस कि उसका जो एक्साइलिन वो हर एक्साइलिन के लिए एक इंटीजर m जरूर मिलेगा। आप कोई भी एक्साइलिन नंबर ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, उसका एक m जरूर मिलेगा, एक एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर जरूर मिलेगा ये प्रॉपर्टी होने पे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, अगर इसका कहने का मतलब ये है, तो अगर हम इसको और ड्राइव करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एस एन लेस देन एक्साइलेन प्लस एल एक्साइलेन माइनस ए। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम, हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, हमने वही लिखा है जो कर। ठीक है, अब जी मान लेते हैं, एक स्मॉल जी मान ले लेते हैं हम। अच्छा, बाउंडेड है, तो बाउंडेड है तो इसका मतलब एक बाउंडेड है तो इसका मतलब है इसका लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, दोनों चीज एग्जिस्ट करेगा। अगर बाउंडेड है मतलब दोनों तरफ से बाउंड होगा, तो इसका मतलब लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा अ, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, जी हम जी मान लेते हैं, लेट जी इक्वल टू मिनिमम ऑफ। अब यहाँ पे क्या है, मिनिमम जो सीक्वेंस है वो क्या है, एल माइनस है, तो ये सबसे छोटा नंबर है, तो एल माइनस ही पहला सीक्वेंस S1 S2 ये पूरा चला जाएगा हमारा एस एम माइनस 1 तक। ठीक है, और दूसरा हम मान लेते हैं कैपिटल जी, इसमें से क्या लेना, इन सब सीक्वेंस से हमें मिनिमम उठाना है, मीन्स कि ये सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या उठाना है, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अब एल प्लस ई, ठीक है, S1 S2 एस एम माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये इसमें से कोई ना कोई नंबर हमें जरूर मिलेगा, यहाँ से भी कोई नंबर मिलेगा, तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यानी अगर कन्वर्जेंट हो गया तो ये इनमें से कोई एक मिनिमम मिलेगा, इनमें से कोई मैक्सिमम मिलेगा एक, तो यानी अब ठीक है, ये मतलब कि कोई जरूरी नहीं इसी में से ही मिलेगा, मीन्स मिनिमम लीस्ट अपर बाउंड भी इसी में से मिलेगा और लोअर अपर और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी इसी में से मिलेगा, तो मतलब दोनों चीज एग्जिस्ट जरूर करेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज है। तो हमारा जो सीक्वेंस हो जाएगा 10, वी हैव जी लेस देन एस एन ग्रेटर देन जी फॉर ऑल एन, तो हेंस एस एन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये चीज समझ में आई।
हाँ देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई भी अगर कन्वर्जन सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, कन्वर्ट्स क्यों नहीं ट्रू है, -1 की पावर n इसको डिस्कार्ड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, प्रूफ अगर करना है, सबसे पहले हमें कन्वर्जेंट की डिफिनीशन लिखनी है। डिफिनीशन कैसे, जो हमने बताई अभी। ठीक है, ठीक है। अब डिफिनीशन से हमें ये चीज पता चल गई। ठीक है, अगर कन्वर्जेंट हो गया तो ये क्राइटेरिया जरूर फॉलो करेगा। अब ये क्या है कि इन ये हमें इसको मिनिमम मान लेना है, इसको मैक्सिमम मान लेना है। तो हम देखेंगे, मिनिमम उठाएंगे तो किसी कोई एक नंबर मिलेगा इनमें से, और मैक्सिमम उठाएंगे तो कोई एक नंबर इनमें से मिलेगा। तो हमें देखो, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मिल गया और लीस्ट लोअर बाउंड भी मिल गया, लीस्ट अपर बाउंड भी मिल गया, दोनों चीजें मिल गई हमें। ठीक है, तो इसलिए सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। दूसरा है कि ए सीक्वेंस कैन नॉट converge to more than one limit। ठीक है, तो ये क्या है कि कोई एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी सीक्वेंस जो है वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करती है, वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो लेट इफ पॉसिबल, देखो जब भी थ्योरम प्रूफ करनी है तो उसकी बेसिक नीड देखो कि थ्योरम में कह क्या रहा है। जैसे पिछले थ्योरम मैंने कुछ नहीं किया, पिछले थ्योरम में बोला गया कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस, तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस का मतलब बोला गया, तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस की मैंने डिफिनीशन लिख ली। उस डिफिनीशन को जब थोड़ा और क्लेरिफाई किया तो वो सीक्वेंस क्या हो गई, बाउंडेड हो गई। इसका मतलब एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज ए बाउंडेड। ठीक है, तो उसी तरह यहां पर भी क्या करना है कि सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट। तो हमें क्या करना है कि हमें जो है ऐसा सीक्वेंस लेना है कि वो दो एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हो, मतलब मानना है हमको। ठीक है, लेट, ठीक है, इफ पॉसिबल ए सीक्वेंस एस एन converges to रियल नंबर, टू रियल नंबर। वो रियल नंबर क्या है, एक एल है और एक एल डैश है, बट दोनों इक्वल नहीं है। ये भी बात याद रखना कि हमने दो माना कि दो जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है एल और एल डैश पर, और दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स कि नॉट इक्वल टू एल इक्वल टू एल डैश। तो लेट अस सेलेक्ट, हमें क्या करना है, अब बोला गया है कि हर एक्साइलेंट के लिए अगर कन्वर्ज करेगी तो हर एक्साइलेंट के लिए एक एम एग्जिस्ट होगा। ठीक है, हर एक्साइलेंट के लिए एक एम एग्जिस्ट होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि लेट एस सेलेक्ट, हमें क्या करना है, एक एक्साइलेंट वैल्यू को सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया 1/3 एल माइनस एल डैश, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। तो सिंस द सीक्वेंस converges to L and L dash, L dash, therefore, तो हमें क्या है कि अगर हम एक एक साइलेंट लिए हैं तो दो लिमिट पॉइंट है, तो हर लिमिट्स पॉइंट के लिए एक एक एम एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यानी
therefore there exist M1 and M2 such that। ठीक है, तो एक हो गया Sn माइनस एल एक्साइलेंट फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू M1। ये एक सीक्वेंस एक के लिए हो गया। दूसरे के लिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M2। ओके, तो ये सीक्वेंस हो गई हमारी 1, ये हो गया हमारा 2। तो नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ M1 कामा M2। तो L1 माइनस एल डैश क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू L माइनस एस एन, अगर ये दोनों कहा जाए। ठीक है, तो L माइनस एस एन प्लस एस एन माइनस एल डैश। ठीक है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू L माइनस एस एन प्लस एस एन माइनस एल डैश। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है हमारी, 2 एक्साइलेंट से नीचे है, और इसकी वैल्यू क्या है, तो L माइनस एल डैश लेस देन 2/3 L माइनस एल डैश, जो कि पॉसिबल नहीं है। मीन्स कि अगर हम किसी सीक्वेंस की लिमिट 2 ले लो और एक की 1 ले लो, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 1, तो क्या ये 1 से बड़ा हो जाएगा, नेवर। तो यानी विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमें उठा लेनी चाहिए, और वहां से हम थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तीसरी थ्योरम है जो कि बेसिक इंपॉर्टेंट है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस is bounded and has a unique limit। ठीक है, तो इस थ्योरम को मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, बेसिक आइडिया बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेनी है जो कि बाउंडेड है। ठीक है, ठीक है, हमें क्या लेना है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं वो बाउंडेड है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड हैज, ये चीज ये पार्ट तो हमने प्रूफ किया हुआ है। अब बाउंडेड है तो ये प्रूफ करना है कि उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है। तो आप ये क्राइटेरिया लेके चलोगे, आपका यूनिक उसके पास एक यूनिक लिमिट पॉइंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, या एक क्राइटेरिया ये ले सकते हो कि देखो 2 क्राइटेरिया है, थ्योरम कभी भी प्रूफ करनी है तो आप क्या करो, ये वाली कंडीशन लो तो वो इम्प्लाई कर जाएगी दूसरी कंडीशन को। लेकिन अगर आप ये कंडीशन लेकर चलो, मतलब कि कोई सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट पॉइंट है, आप मान लिए कि हमने कोई सीक्वेंस ली और उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है, तो क्या वो कन्वर्जेंट होगा। अगर वो कन्वर्जेंट नहीं हुआ, ठीक है, मतलब आप कोई ले लो जिसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट ना हो, तो
अब मतलब काउंटर अपोजिट मीन्स कि ऐसा सीक्वेंस लो जो बाउंडेड हो बट यूनिक लिमिट पॉइंट ना हो, कन्वर्जेंट प्रूफ, नॉट कन्वर्जेंट प्रूफ कर दो तो आपका सीक्वेंस, आपका जो है ये भी थ्योरम एक तरीके से प्रूफ कर सकते हो, और दूसरा तरीका आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है, वहां से आप प्रूफ कर सकते हो। दो क्राइटेरिया है प्रूफ करने के, ठीक है। तो ये थ्योरम आप लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बताएंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस, यानी मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जितने भी होने हैं, जितने भी सीरीज के क्वेश्चंस होने हैं वो मोनोटोनिक सीक्वेंस से ही होते हैं, ठीक है। अभी सीरीज के क्वेश्चन हुए उसमें हमेशा मोनोटोनिक बाउंडेड की बात हमेशा बोला जाता है, तो ठीक है, तो वहां से हम प्रूव करेंगे। तो देखते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस, टोनिक सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हो गया। तो ए सीक्वेंस डिफिनीशन देखते हैं। ए सीक्वेंस एस एन is said to be monotonic increasing, ठीक है। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस के मतलब दो पार्ट, ठीक है, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, ठीक है। तो जो है कोई भी सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तब होगा जब इफ क्या हो जाए, एस एन प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू एस एन फॉर ऑल एन के लिए, सारे एन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई जाए। ये कंडीशन क्या है कि पहली सीक्वेंस दूसरे से बड़ी, सॉरी, पहली सीक्वेंस दूसरे से छोटी, दूसरी सीक्वेंस तीसरे से छोटी, तीसरी सीक्वेंस चौथे से छोटी, ऐसे हमारा लास्ट टर्म तक इसी तरीके से बनता जाए, तो वो सीक्वेंस क्या हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सारा टर्म बनता जाएगा। तो ये क्या है, ये सीक्वेंसेस क्या होंगी इस तरीके की, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर कहा जाए कि मोनोटोनिक, ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगी, ठीक है। तो एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग if Sn less than Sn less than Sn plus 1 less than or equal to Sn मीन्स फॉर ऑल n के लिए, मीन्स कि जो सबसे बड़ी सीक्वेंस है, मीन्स कि S1 इसके पहले भी सीक्वेंस, ठीक है, उसके बाद Sn माइनस वन, ठीक है, और S1 जो सबसे बड़ी सीक्वेंस हो, सब पहली टर्म जो है वो सबसे बड़ी सीक्वेंस हो, तो वो क्या, वो सीक्वेंसेस क्या हो जाएंगी हमारी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये हमारी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब हम बात करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस की। अब ये दोनों क्राइटेरिया, ठीक है, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, इट इज सेट टू बी एक मोनोटोनिक if it is either monotonic increasing या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, देखो अब दोनों चीजें में फर्क है। फर्क ये है कि अब वो मोनोटोनिक तभी कहलाएंगी जब वो या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। ऐसा नहीं है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो जाए डिक्रीजिंग भी हो जाए किसी पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो वो दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर होनी चाहिए मोनोटोनिक
डिक्रीजिंग। ऐसा नहीं है दोनों चीज हो जाए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग किसी पॉइंट के लिए हो जाए, किसी पॉइंट्स के लिए डिक्रीजिंग हो जाए, तो ये नहीं होगा, तो वो मोनोटोनिक ही नहीं होगा, नॉन मोनोटोनिक इसे बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या फिर मोनोटोन मतलब एक तरीके से हो, ठीक है, और एक तरीके से डिक्रीज हो रहा हो सारे, फॉर ऑल एन के लिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें। ठीक है, अब बात करेंगे स्टिकली इंक्रीजिंग की। तो स्टिकली इंक्रीजिंग में क्या होता है कि ये जो कंडीशन इक्वलिटी की होती है ये नहीं होती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं a sequence Sn is strictly increasing। ठीक है, अब वहां पे क्या है, जो इक्वलिटी की कंडीशन है, मीन्स कांस्टेंट सीक्वेंस यहाँ पर नहीं आएगा स्टिकली सीक्वेंस में। यहाँ पे क्या है कि अगर कांस्टेंट सीक्वेंस आ गया तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा कांस्टेंट सीक्वेंस, तो उसे हम मोनोटोनिक बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस को। बट यहाँ पर क्या है, स्टिकली इंक्रीजिंग में आ गया, तो यहाँ पे स्टिकली, यहाँ पे कांस्टेंट सीक्वेंस नहीं आएगा बस। ठीक है, तो इफ फॉर ऑल Sn प्लस वन ग्रेटर देन S1 और डिक्रीजिंग अगर आ गया, ए सीक्वेंस Sn is strictly decreasing, means if for all Sn less than Sn plus 1 less than Sn for all n, यहाँ भी for all n। ठीक है, ये कंडीशन है स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग के लिए। अब स्टिकली मोनोटोन का मतलब है ये दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो कर जाए तो वो स्टिकली हो जाएगा। ठीक है, अब बात एक थ्योरम है हमारा। देखो कुछ थ्योरम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में जाते हो तो थ्योरम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं कुछ कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस भी आपको लास्ट में बना के दे दूंगा उसका वीडियो। ठीक है, तो थ्योरम है, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये थ्योरम। इस सीक्वेंस की एक तरीके से मोनोटोनिक सीक्वेंस की एक जो है जान है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरम है। ठीक है, a necessary and sufficient condition for the convergence of monotonic sequence is that it is bounded। तो नेसेसरी कंडीशन है कि उसकी जो है, मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि जो कन्वर्जेंस सीक्वेंस होती है, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो होती है वो क्या होगी, बाउंडेड होगी। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। अब कंडीशन नेसेसरी कैसे प्रूव करेंगे, नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करना है कि प्रूफ यहाँ पे लिख देते हैं, प्रूफ द कंडीशन इज necessary for we know that every convergent sequence is bounded। every convergent sequence is bounded। ठीक है, ये चीजें हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि नेसेसरी कंडीशन क्या है कि सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस में मोनोटोनिक सीक्वेंस भी आएंगी, नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस भी आएंगी। तो हमें पता है कि अगर कोई जो है कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो क्या होता है, हमेशा
बाउंडेड होती है। अब यहाँ पर बोला गया है कि ठीक है, ये हो गई हमारी वो। अब यहाँ पर है क्या दूसरा पॉइंट की सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ये तो नेसेसरी कंडीशन होगी, ठीक है, नेसेसरी है कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, द कंडीशन is sufficient क्या हो जाएगी, ये क्या है, अब हमें इसे प्रूफ करना है, ठीक है, ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। लेट ए बाउंडेड सीक्वेंस बी, ये एस एन है, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एस एन बी मोनोटोनिक सीक्वेंस। हमें क्या लेना है, हमें ये लेना है कि कोई बाउंडेड सीक्वेंस है वो क्या है, मोनोटोनिक है। मीन्स कि अगर किसी कोई बाउंडेड सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक आपने ले लिया तो उसके लिए हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। अब बाउंडेड सीक्वेंस मोनोटोनिक में क्या ले, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, let S denotes its range, ठीक है, which is evidently bounded, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि बाउंडेड सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक है, और यहाँ जो S होगा उसका अगर वो सीक्वेंस बाउंडेड होगी तो इसका रेंज सेट भी बाउंडेड होगी, ठीक है। तो रेंज सेट हमारा बाउंडेड होगा तो वी चीज वो क्या होगी, बाउंडेड होगी, ठीक है। तो यही हमने कहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर बाउंडेड हो गई, ठीक है, तो हमें पता है कि बाउंडेड है तो उसके पास लीस्ट अपर बाउंड भी होगा, और लीस्ट अपर बाउंड होगा, मीन लीस्ट अपर बाउंड एम होगा उसके पास। तो यहाँ पे तो एस हैज द लीस्ट अपर बाउंड मीन्स कि द सुप्रीमम। देखो सेट थ्योरी बिना सीक्वेंस जो है बिना सेट थ्योरी के नहीं आप पढ़ सकते हो, तो उसके पहले सेट थ्योरी आपको क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे से एम, ठीक है। तो वी शैल so that Sn converges to M, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये करना है जो सीक्वेंस है वो M को कन्वर्ज कर रहा है, मीन्स कि M पर कन्वर्ज कर रहा है। अगर M पर कन्वर्ज कर गया तो वो जो है वो मतलब M पे कन्वर्ज कर गया तो हम हमारे पास क्या हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी जो हमें चाहिए, ठीक है। मीन्स कि बाउंडेड जो सीक्वेंस है, ठीक है, जो बाउंडेड सीक्वेंस है वो जो है कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक इम्प्लाइज कन्वर्जेंट, ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें हमें मिल गई। तो लेट एक्साइलन, अब यहाँ पे क्या है, हमें प्रूव करना है एम, तो एम क्या है, उस सेंटर का लिमिट पॉइंट्स हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक एक्साइलेंट चूज करना है, उस एक्साइलेंट के लिए हमारा जो है इसके लिए एक एम मिल जाए, तो वही हमें करना है। तो फिर वही काम, तो एक्साइलेंट बी एनी
pre let epsilon be any pre assign positive number। ठीक है, तो नाउ सिंस m minus epsilon is a number less than the supremum m। ठीक है, there exist at least one member, say Sm, such that Sm less than capital M minus epsilon। तो as Sn is a monotonic sequence। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने अभी इसके पहले बताई थी कि जो m माइनस वन है वो लेस देन सुप्रीमम है, देन देर एक ऐसा नंबर मतलब एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट वन मेंबर से Sm सच दैट जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो एज Sn इज ए मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो Sn लेस देन Sm लेस देन m माइनस e फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। ठीक है, तो अगेन सिंस m is supremum, तो सिंस Sn लेस देन और इक्वल टू m और लेस देन m माइनस, ये ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, ये कंडीशन भी है। ठीक है, m प्लस m फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ठीक है, तो इम्प्लाइज करेगा क्या कि Sn माइनस m लेस देन epsilon और इम्प्लाइज Sn जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कहाँ करेगा, कन्वर्जेज टू n। ठीक है, तो लिमिट ऑफ Sn इक्वल टू m। तो यही सेम कंडीशन हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ वी में similarly consider the case of a bounded monotonic decreasing sequence। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशंस हो गए। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो इसी के लिए कोरली बनी हुई है। ठीक है, तो ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बाउंडेड अबव सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इट लीस्ट अपर बाउंड एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बाउंडेड बिलो टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो नोट में आप इसको लिख सकते हो, चाहे कोरली है तो नोट में मैं लिख देता हूँ कि कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है
monotonic increasing bounded above sequence converges to its least upper bound, ठीक है, एंड ए मोनोटोनिक decreasing bounded below to the greatest लोअर बाउंड, ठीक है। कोई मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस है, वो कन्वर्ज करेगी अपने लीस्ट अपर बाउंड पे, ठीक है, अगर बाउंडेड अबव है तो, ठीक है, अगर बाउंडेड बिलो है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरा ये है, दूसरा नोट कि एवरी ठीक है, तो ये जो है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, अगर बाउंडेड बिलो है तो वो ग्रेट उसका जो है जो कन्वर्ज करेगा वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे। और एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज, मतलब कोई भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो अगर क्या है कि अगर वो क्या है बाउंडेड नहीं है, मीन्स की बाउंडेड नहीं है, तो वो हमेशा कहाँ डाइवर्ज करेगी, इन्फिनिटी पे। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर कोई है वो बाउंडेड नहीं है, मीन्स की नॉट बाउंडेड अबव, देन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। अगर एवरी का मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो नहीं है तो वो डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये चार चीजें हैं, तो इसको आप यहाँ से ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ देख लीजिएगा, और बाकी थ्योरम्स तो देख ही लिए हैं। बाकी एग्जाम्पल्स को मैं नेक्स्ट एक नया वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स 6 से 7 एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोटोनिक के लिए, तो उसमें से एक एग्जाम्पल हमेशा एग्जाम में आता है, और कंपटीशन एग्जाम में भी उसमें से एक दो या क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल पे भी, एग्जाम लेवल पे, तो उनके थ्योरम्स तो हैं ही, साथ में एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल्स की मैं एक नई वीडियो बना के दूंगा जिसमें सारे 5 7 से 8 एग्जाम्पल होंगे, उसमें से एक एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में आना है, वो चाहे वो कंपटीशन में आ जाए और चाहे वो आपके आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो थैंक यू।